Hello everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Akash Institute Kota. My name is Divya Kaushik, your chemistry mentor. My dear students, नीट एग्जाम पास आ रहा है. डेली बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि मैम किस तरीके से हम बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर का निचोड़ पढ़ लें, ऐसे क्वेश्चंस जो हमें पूरा चैप्टर समझने में हेल्प करें. तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज. आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो लेट अस स्टार्ट. Some basic concepts of chemistry से पिछले 10 सालों में 20 questions आए हैं. And these are the major areas: concentration terms, calculation of atom, molecules and ions, stoichiometry and purity. ये purity आजकल हर question से link करके पूछ रहा है. यहाँ से questions देखो 5. तो इन topics पे आपको सबसे ज़्यादा focus करना है. So without wasting any time, let me start with the series. This is the very first question. बच्चे आपको क्वेश्चन सीखने के साथ साथ क्वेश्चन का अप्रोच भी सीखना है. बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि मैम बच्चे का पेपर में तो हो नहीं पाता, घर आके वो सब सॉल्व कर देते हैं. तो बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the reaction. अब जो क्वेश्चन में आपके काम का है उसको अंडरलाइन करो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको दिया है वो 95% प्योर है, 100% प्योर नहीं है. अक्सर बच्चा यहाँ गलती करता है. आपको दिया है HCl का मोलारिटी, HCl का वॉल्यूम, और इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास जो कि 95% प्योर है वो HCl को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा. ऐसे क्वेश्चंस की सबसे बेस्ट अप्रोच है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, according to which gram equivalence of all reactants is equal to the gram equivalence of all products. तो सबसे पहले समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंस है क्या. ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. जो क्वेश्चन में दिया है हम वही अप्रोच यूज करेंगे. अब यहां हम इक्वल करेंगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl. HCl का आप देखो, अब यहां नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर हमने लिया है, वॉल्यूम इन लीटर, राइट. अब देखो नॉर्मेलिटी तो हमें गिवन नहीं है, पर हम जानते हैं दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. तो हम यहां पुट करेंगे मोलारिटी into n factor into volume in liters, right. ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में आपको मास निकालना है, तो सबसे अप्रोप्रिएट हम क्या यूज कर सकते हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. गिवन वेट को x मान लेते हैं, वही आपको कैलकुलेट करना है. इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100, 40 plus 12 plus 48, 100, and n factor is equal to the total positive charge or total negative charge divided by 2. मोलारिटी कितना दिया है हमें HCl का, 0.5. एसिड का n फैक्टर होता है कि वो कितने आयोनाइजेबल H+ दे सकता है. HCl के केस में हमारा n फैक्टर है 1, and the volume in liters 50 divided by 1000. तो बी केयरफुल, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी. यहां से हम x कैलकुलेट कर लेते हैं और वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.25 ग्राम्स. अब बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको ऑप्शन दिख रहा है 1.25 ग्राम, पर हम पहले इसको अंडरलाइन कर चुके हैं. कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर नहीं है. इसका मतलब है कि अगर आप 100 ग्राम लेते हो उसमें से 95 ग्राम ही प्योर है, 5 ग्राम उसमें इम्प्योरिटी है. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. 1.25 ग्राम इज द एक्चुअल वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज HCl. पर हमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि इम्प्योरिटी भी है, राइट. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें चाहिए मल्टीप्लाई बाय 95%, और वो आपको कितना दे दे, 1.25. सॉल्व करके यहां से आ जाएगा मास ऑफ CaCO3 1.32 grams. So my dear students, law of chemical equivalence ध्यान से पढ़ना है. ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बराबर करने हैं, ध्यान से देखना है. अगर 100% प्योर होता तो हमारा आंसर ये होता, बट क्योंकि हमें 95% प्योर दिया है तो हम ध्यान रखेंगे, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी 1.32 grams. Let us move to the second question. The right option for the mass of CO2 produced by heating
20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। देखा प्योरिटी बहुत रिपीट हो रहा है, फिर से देखो प्योरिटी वाला क्वेश्चन आ गया, 20% प्योर लाइमस्टोन। अब हम रिएक्शन देखते हैं जरा। CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म CaO प्लस CO2, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम से मुझे 44 ग्राम CO2 मिल रही है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, राइट। पर क्वेश्चन में आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट, दिस लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट ओनली, आपको बोला है 20 ग्राम ऑफ 20%, तो हम मास ऑफ CaCO3 निकाल लेते हैं 20 ग्राम का 20%, 4 ग्राम। तो यानी कि लिया 20 ग्राम है पर उसमें से सिर्फ 4 ग्राम प्योर है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम CO2। हमें कितना दिया है? 4 ग्राम। सो 44 बाई 100 इंटू 4, 1.76 ग्राम। तो क्वेश्चन में ज्यादा कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं यूज हो रही, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है, आप क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है नीट में एग्जाम, तो एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो वही एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से अंडरलाइन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। Atoms of all the elements are composed of 2 fundamental particles। यही गलती हो जाती है, एटम में 2 नहीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां पे ये गलती हो गई, तो स्टेटमेंट ए जो है वो हमारी क्या हो गई? इनकरेक्ट। सेकेंड बी में बोल रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। यस इट इज करेक्ट। ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए, याद होता ही है ये अक्सर बच्चों को। सी पार्ट, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, अब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सेम तरह की रिएक्शन ही तो देते हैं, दे फॉर्म H2 और हैवी वाटर D2O। तो यस इट इज करेक्ट, ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। D, protons and electrons are collectively known as nucleons। Incorrect। इलेक्ट्रॉन की बजाय यहां न्यूट्रॉन होना चाहिए था, तो D पार्ट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। लास्ट इज Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter। Absolutely correct। डॉल्टन ने तो बोला ही था कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो है हमारा वो एटम है, और लेटर ऑन हम जाते हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई और भी रिसर्च हुई एडवांस, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता लगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए, डी, 2 गलत है, सही कौन सी है? बी, सी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से भी लास्ट ईयर में हमने देखा था ना अभी माइक्रो एनालिसिस, 5 क्वेश्चन आए हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हर केस में। हम अंडरलाइन कर लेते हैं, कई बार वो मिनिमम पूछता है, मॉलिक्यूल पूछता है, तो आपको ध्यान में रखनी है सारी चीजें। तो हम पहले लिख लेते हैं ऑक्सीजन, लिथियम, सिल्वर, मैग्नीशियम। पहले सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देती हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट पुट कर देंगे। सो O2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इज 1 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 32। फॉर लिथियम इट इज इक्वल टू 1/7। एग्जामिनर ने सबके मासेस भी दिए हैं हमें, 1/108 एंड हियर 1/24। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो हम यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? सबको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको मॉलिक्यूल्स पे स्टॉप नहीं होना है, आपको पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू number of molecules into atomicity, राइट। तो ये चीज अब यहां अप्लाई करते हैं।
So Na एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 32 इंटू एटॉमिसिटी हेयर इज 2. नंबर ऑफ एटम कितना एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होता है. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर 1/7 एवोगैड्रो नंबर और एटॉमिसिटी सबकी तीनों की क्या है 1, तो सेम रहेगा. अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है. ध्यान से चेक करो, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है ओवरऑल वैल्यू वो सबसे ज्यादा आएगी. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अप्रोच का आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी. राइट, इजी सा कॉन्सेप्ट था. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम कैलकुलेट करना आप जानते हैं, बस आपको 4 ऑप्शंस में चारों का कैलकुलेट करना था. सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In which case is the number of molecules of water maximum? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने, स्टूडेंट का नॉलेज बहुत अच्छे वे में चेक किया. अब देखो जरा, ऑप्शंस में 18 ml ऑफ वाटर दिया है, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 180 m and 273 केल्विन. डाटा भी मेंशन किया है, इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस है. एंड 10 to the power -3 मोल ऑफ वाटर इज गिवन टू अस. राइट, हम जरा यहाँ ध्यान देंगे. आपको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है थोड़ा सा, बट डाटा थोड़ा अलग दिया है. वहां मास दिया था, यहाँ वॉल्यूम दिया है, और आपसे मैक्सिमम पूछा है. तो मैं सबसे पहले ए पार्ट को पिक करती हूँ. अब यहाँ बच्चे जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सेकंड फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए. गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, जब तक गैस नहीं दिया आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ये भी किस पे है, एसटीपी पे, और वॉल्यूम यहाँ आपको किस में लेना है, लीटर्स में लेना है. इस बात का जरा ध्यान रखेंगे. तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर. तो हमें क्योंकि डाटा सारा वॉल्यूम का दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला मोस्टली अप्लाई करेंगे. पर फर्स्ट ऑप्शन पे आई कैन नॉट अप्लाई दिस सेकंड फॉर्मूला. दिस इज बिकॉज हेयर वाटर इज गिवन टू अस, वाटर वेपर या गैस कुछ मेंशन नहीं किया, ना एसटीपी के बारे में मेंशन किया. तो हम इस कॉन्सेप्ट के लिए डेंसिटी को यूज करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml. तो 1 ग्राम पर ml, हम यहाँ से मास निकाल लेंगे. हमें कितना दिया है वॉल्यूम, 18 ml. मास कितना आ जाएगा, 18 ग्राम. अब 18 ग्राम मास से वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी वाटर का कितना होता है, 18. यहाँ से सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, 1. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी पहले ही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. सो 1 इनटू एवोगैड्रो नंबर. अगर हम सेकंड में बात करें तो सेकंड में हमें डायरेक्टली मास दिया है, यही कैलकुलेट कर देते हैं इसका. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.18 by 18, दैट इज 10 to the power -2. और यहां से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें, 10 to the power -2 इंटू एवोगैड्रो नंबर. अब यहाँ जो हमें डाटा मेंशन किया है 180 m 273 केल्विन, इसका मतलब आपको किस पे दिया है, एसटीपी पे, एंड इट इज मेंशन्ड हियर वाटर वेपर. तो यस वी कैन अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला. राइट, तो वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं. सी पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10 to the power -4. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको डेसिमल यहाँ शिफ्ट करके, 22.4 इंटू 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स. यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4. एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 10 to the power -4 इंटू एवोगैड्रो नंबर. और फोर्थ ऑप्शन में तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली मोल दिया है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 10 to the power -3 इंटू Na. अब अगर हम चारों ऑप्शंस को कंपेयर करें तो आपसे मैक्सिमम पूछा है, और मैक्सिमम फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर. बाकी सब में माइनस में पावर चला गया तो माइनस में कम हो जाता है. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो ध्यान से मोल के तीनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, इससे आपका मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया. राइट,
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से भी बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने देखा था माइक्रो एनालिसिस में 5 क्वेश्चंस वर देयर, राइट? सो उसी का क्वेश्चन है ये। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 70% प्योर, अगेन प्योरिटी आ गई क्वेश्चन में, 70% HNO3। The amount of concentrated nitric acid solution that should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। नाइट्रिक एसिड का मोलारिटी इज गिवन टू यू, नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम दिया है वो भी मिलीलीटर्स में, राइट? और नाइट्रिक एसिड अगेन इज नॉट 100% प्योर, इट इज 70% प्योर, उसका भी हमें ध्यान में रखना है। इजी है, सोल्यूशन प्रिपरेशन लैब में भी, अब तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी पार्ट हो गया ना सिलेबस का, तो आपको आना चाहिए, लैब में भी हम खुद सोल्यूशन बनाते हैं। तो जरा देख लेते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। आपको कितना मोलारिटी दिया है? 2 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml में है, उसको लीटर में करने के लिए 1000। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया 2 × 250/1000। अब मोल्स से मास निकालना तो बहुत आसान है, पहला फॉर्मूला मोल्स का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर सकती हूँ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 2 × 250/1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 63। 2 × 250/1000। यहाँ से बहुत इजीली हम गिवन वेट निकाल सकते हैं, और गिवन वेट का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 31.5 ग्राम। अभी भी 70%, 3 क्वेश्चन में हम ये अप्रोच यूज कर चुके हैं, राइट? तो सेम चीज अभी अप्लाई करेंगे। मास ऑफ HNO3 इसका कितना लें? 70% कि हमें मिल जाए 31.5 ग्राम्स। तो मास ऑफ HNO3 जो आएगा यहाँ से दैट विल बी 31.5 × 100/70, 45 ग्राम्स। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर आप ध्यान से अप्रोच करो तो आपको क्या पता होना चाहिए था? आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, मोलारिटी के साथ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और लास्ट में आपको परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जब आया था तो ये पी ब्लॉक का नॉलेज भी यूज करता है, ऑर्गेनिक में भी हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को लिंक किया है। तो देखो एग्जामिनर ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब देखो बच्चे, आपको 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड दिया है एक मिक्सचर में, और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड दिया है, एंड दे बोथ आर ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ग्रुप 18 ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं दैट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालता है, वाटर के रिमूवल में मदद करता है। और फिर क्या किया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो चलो ट्रीट किया ही किया, उसके बाद जो इवॉल्व्ड गैसेस है, वो जो गैसेस हैं उनको KOH पैलेट से पास किया है, तो KOH का फंक्शन भी हमें पता होना चाहिए। फिर बची हुई गैसेस का आपको जो है वेट निकालना है STP पे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, सेपरेट इक्वेशंस बनाएंगे। फॉर्मिक एसिड HC≡OH, इससे हमने क्या पास किया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड, अब यहीं पे चलो इसके मोल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.3 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा फॉर्मिक एसिड का? 46। सॉल्व करके आ जाएगा 0.05। अब मोल कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बनेगा, और अगर ये 0.05 मोल्स है तो इसका भी 0.05 बनेगा, और इसका भी 0.05 बनेगा। यहाँ से गैस कौन सी रिलीज हुई है? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका मोल्स भी निकाल लिया हमने, राइट? नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड, C≡OH, C≡OH। जैसे ही इससे हम पास करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या रिमूव होगा? H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, 3 प्रोडक्ट्स हैं। CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा, CO गैस का इवोल्यूशन होगा, और पानी बनेगा, राइट? अब ये चीज तो हमने स्टेप इजीली कर लिया, इसके मोल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 बाय
90। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद तो आपको मासेस याद ही होते हैं, नहीं होते तो फटाफट से कैलकुलेट कर लो। 0.05 मोल्स, इसके 1 मोल से ये तीनों 1 1 1 बन रहे हैं, और अगर आप 0.05 लेते हैं तो इसका भी 0.05 0.05, और वाटर भी कितना बनेगा 0.05 मोल्स। अब जो गैसेस यहाँ से इवॉल्व हुई हैं वो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हेयर ऑल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज़ का अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमें कुछ बोल रहा है। ये जो गैसेस इवॉल्व हुई हैं इनको KOH पैलेट से पास किया गया। KOH पैलेट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। KOH पैलेट का क्या काम है? दे विल एब्जॉर्ब CO2। मतलब जो गैसेस इवॉल्व हुई थी उसमें KOH CO2 को ले गया, तो क्या बच गया? सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। और टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हो गए? 0.05 पहली रिएक्शन से, 0.05 दूसरी रिएक्शन से, यानी कि 0.1 मोल्स। अब मोल्स से मास कैलकुलेट करना बहुत आसान है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल्स, और ये मोल्स किसके निकले हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के। कितने? 0.1। सो 0.1 गिवन वेट बेटा आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 28। सो यहां से जो गिवन वेट आ गया दिस इज 2.8 ग्राम्स। 2.8 ग्राम्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी कॉन्सेप्ट यूज हुआ। आपको पता होना चाहिए था कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, आपको पता होना चाहिए था KOH पैलेट्स का क्या काम है, और रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, गैस कौन सी बनेगी। इवॉल्व्ड गैसेस को KOH से पास किया गया, CO2 चला गया, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। उसी के मोल्स आपको STP पे कैलकुलेट करके मास निकालना था। सो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन करो, और आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन में हेल्प होगा सॉल्व करने में, उस चीज़ को तो डेफिनेटली ध्यान देना है, मिस नहीं करना उस बात को। तो क्वेश्चन को जरूर आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करना, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं आएगा, जब आप उसको खुद नोटबुक पे सॉल्व करोगे तब आप ज्यादा सीखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। 20 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 milligram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? क्वेश्चन इजी है, आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज करता है हीटिंग पर टू गिव MgO plus CO2. दिस इज द इक्वेशन। आपको बोला गया कि 8 ग्राम, अगर हम 20 मिलीग्राम ले रहे हैं तो हमें 8 मिलीग्राम मिल रहा है। मिलीग्राम पे ध्यान देना है, मिली में दिया है हमें मास। तो अगर आपके पास 20 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो आपको 8 मिलीग्राम जो है वो MgO मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें क्या पता होना चाहिए कि MgCO3 का मास 24 प्लस 12 प्लस 48, यहां से सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 84 ग्राम्स। 84 ग्राम से हमें MgO कितना मिलेगा? 24 प्लस 16 दैट इज 40 ग्राम्स। 40 ग्राम MgO is produced by 84 gram of MgCO3, राइट? ये हमें इक्वेशन से पता लग रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि MgCO3 जो है ना 20 मिलीग्राम, ये पूरा का पूरा प्योर नहीं है, इसमें से कुछ इम्प्योरिटी है, तो वो परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालना है। क्यों ना पहले हम इस डाटा की मदद से प्योर MgCO3 का मास निकाल लें और फिर परसेंटेज के फॉर्मूले से परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। सो ये देखिए 40 ग्राम MgO इज प्रोड्यूस्ड बाय 84 ग्राम्स। हमें कितना चाहिए? 8 मिलीग्राम कितने से प्रोड्यूस होगा? 84 बाय 40 इंटू 8 मिलीग्राम्स। यहां से सॉल्व करके आएगा 16.8 मिलीग्राम्स। 16.8 से 8 मिलीग्राम को इवॉल्व हो जाना चाहिए था, पर हमें कितना दिया है? 20, यानी बची हुई इम्प्योरिटी है। तो हम परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकाल सकते हैं? जितना प्योर है 16.8 डिवाइडेड बाय 20 द एक्चुअल टोटल वेट गिवन टू अस, क्योंकि ये भी मिलीग्राम में है ये भी मिलीग्राम में है, तो मिली लेने का जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा, इनटू 100। जब आप सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 84%। तो अगेन क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। जब भी आप कार्बोनेट्स को हीट करते हो आपको ऑक्साइड और CO2 मिलता है।
राइट उनको हीट करने पे हमें दिया हुआ था कि इतने से इतना प्रोड्यूस हुआ। MgCO3 100% प्योर नहीं था, राइट तो हमने क्या किया, जितना MgO प्रोड्यूस हुआ उससे जितना MgCO3 हमें रिक्वायर्ड था, प्योर रिक्वायर्ड था, वो निकाल लिया बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। और उससे ही दिस इज द प्योर MgCO3 नीडेड, पर हमने क्वेश्चन में कितना यूज किया है, 20 मिलीग्राम, राइट तो 20 मिलीग्राम है, यानी कि 16.820 इनका डिफरेंस इज द इम्प्योरिटी। सो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू द प्योर, जितना हमें रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय द एक्चुअल टोटल इनटू 100। तो इस अप्रोच को ध्यान से देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.8 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 is. अब आपको डेंसिटी का डाटा दिया है, आपको परसेंटेज बाय मास का डाटा दिया है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलारिटी फ्रॉम हियर। फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय the density given into 10 by molecular weight of solute, molecular weight of solute। परसेंटेज वेट हमें 98 दिया है, डेंसिटी हमें 1.8 दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है, 98। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे सो मोलारिटी कम्स आउट टू बी 18 मोलर। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है कि इस 18 मोलर सॉल्यूशन से हमें डाइल्यूट करके 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 बनाना है, तो इसका कितना वॉल्यूम ले कि वो बन जाए, तो डाइल्यूशन का केस लगा देते हैं। और डाइल्यूशन में हम जानते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना दिया है आपको मोलारिटी, 0.1, वॉल्यूम 1000, क्योंकि ऑप्शंस किस में है, ml में ऑप्शन है, तो हम ध्यान रखेंगे 1000 ml। M2 आपने निकाल लिया 18, और इसका V2 हमें जो फाइनल वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.1 इंटू 1000 बाई 18, दिस V2 कम्स आउट टू बी 5.55 ml। तो हमने एक सोल्यूशन से अलग तरीके से उसकी मोलारिटी निकालने को बोला डेंसिटी देके, एक सोल्यूशन से दूसरा सोल्यूशन बनाना है बाय डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन के लिए द फॉर्मूला दैट वी यूज इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करना है। पिछले 10 सालों में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, और इसको करने के तरीके भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो क्यों ना हम इसको बहुत कोई ऐसे तरीके से करें कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। सो लेट अस सी हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में बेटा क्या होता है, अमोनिया फॉर्मेशन आकर इंडस्ट्रियल लेवल पे हम अमोनिया बनाते हैं। तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, N2 + 3H2 गिव्स अस 2 अमोनिया। तीनों क्या है हमारे पास, गैस, राइट। आपको 30 लीटर डाई हाइड्रोजन दिया है और 30 लीटर ही डाई नाइट्रोजन दिया है। उन दोनों से कितना अमोनिया बनेगा, और एक ट्विस्ट और है क्वेश्चन में कि 100% रिएक्शन नहीं हुई है, यील्ड सिर्फ 50% है, उसका भी कुछ यूज है। और इस रिएक्शन होने के बाद आपको निकालना है कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या कितना बचेगा। तो क्वेश्चन को अप्रोच ध्यान से देखते हैं जरा। अब गे-लुसिक्स लॉ हम यहां इस्तेमाल करेंगे। गे-लुसिक्स लॉ बोलता है कि अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी गैसियस है, टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन कांस्टेंट है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम रिएक्ट करेंगे। यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 रेशियो, मतलब अगर नाइट्रोजन रिएक्शन में 100% रिएक्शन होने के लिए नाइट्रोजन आपको 1 लीटर चाहिए, तो हाइड्रोजन उसके हिसाब से 3 लीटर्स चाहिए, और अमोनिया कितना बनेगा फिर, 2 लीटर्स बनेगा, राइट। तो अब हम जरा क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं। आपको दिया है 30 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस इज द मेन रेशियो, ये एक मेन रेशियो है। इसी से आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन को 30 बना के देखते हैं कि देखते हैं क्या सारा नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा। तो इस रेशियो को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 30 से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 30 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कितना हो जाएगा, 30
दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 60। यानी कि 30 लीटर नाइट्रोजन को पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए 90 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता है, पर वो 90 लीटर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। जो रिएजेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब हमें 90 लीटर्स हाइड्रोजन चाहिए, पर हमारे पास 90 लीटर हाइड्रोजन नहीं है, 30 लीटर हाइड्रोजन है। द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट is the limiting reagent. So here 90 liter H2 is not present, so hydrogen is limiting reagent. ये रिएक्शन में पूरी की पूरी यूज हो जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच इज यूज्ड फुल्ली इन द रिएक्शन, बचता नहीं है। और नाइट्रोजन हमारा फिर क्या हो जाएगा, रिएजेंट इन एक्सेस, जो बच जाएगा। राइट अब हम इसको पूरा यूज करवाते हैं, तो इस रेशो में VH2, V अमोनिया, VN2, अब हमें इसको पूरा यूज करना है, यानी 30 लीटर्स को पूरा कंज्यूम करना है। तो ये 30 लीटर्स, इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा 10 लीटर्स एंड दिस विल बी, रेशियो सेम रहेगा, अभी भी रेशियो 1:3:2 है, बट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा और सही सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि अगर 100% रिएक्शन होती है तो इसका 10 लीटर रिएक्ट करेगा, इसका 30 लीटर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और अमोनिया 20 लीटर फॉर्म होगी। पर अब उस ट्विस्ट की बारी जो हमने अंडरलाइन किया था कि रिएक्शन तो 100% हुई ही नहीं है, रिएक्शन तो हुई है सिर्फ 50%। 50% का मतलब आधा, ये 5 लीटर ही यूज हुआ, ये 15 लीटर ही यूज हुआ, और ये 10 लीटर ही बना। ये दोनों यूज हो चुके हैं, ये फॉर्म हुई है। तो अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन मिक्सचर में N2 5 लीटर इस्तेमाल हो चुका है, तो बचा कितना होगा 25 लीटर। हमें दिया कितना था 30 में से 5 जो है वो यूज हो गया, तो 25 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन इज लेफ्ट। तो सी ऑप्शन में हमें 25 दिया है 2 में। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 15 लीटर 30 लीटर दिया था, उसमें से 15 इस्तेमाल हो गया, तो 15 बच जाएगा। 15 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों ऑप्शन में है। और अमोनिया कितना बना है, 10 लीटर्स अमोनिया इज फॉर्म्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। गेलुसिक्स लॉ कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस हैं, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में है, तो वो सिंपल होल नंबर ऑफ देयर वॉल्यूम से जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन लिखी, और इससे मैंने ये लिख लिया कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया 1:3:2 में रिएक्ट करेंगे। फिर हमने चेक किया कि अगर 30 लीटर्स इनका दिया हुआ है तो किसी एक को 30 बना के देखते हैं। तो हमने नाइट्रोजन को पहले 30 बनाया, उसके हिसाब से हमें 90 लीटर्स की जरूरत थी, बट 90 लीटर्स इज नॉट प्रेजेंट। जो रिएजेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कितना दूसरा रिएक्टेंट उससे रिएक्ट करेगा और कितना बचेगा। राइट तो इसके हिसाब से इसको पूरा पूरा इस्तेमाल कराना है अब हमें। तो हाइड्रोजन 30 लीटर्स, तो मैंने इस रेशियो को 30 बनाया। 30 कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर 30 लीटर्स। उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये 10 लीटर्स, ये 20 लीटर्स। अब इन दोनों ने रिएक्ट करके ही तो अमोनिया बनाया है। राइट इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया बना है। तो अगर इसका 10-30 यूज हुआ है तो बचा कितना होगा ओरिजिनल में से, हम माइनस कर लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में 50% लीड दिया था, हमने सब कुछ आधा कर दिया, 50%, हाफ कर दिया। राइट तो इस क्वेश्चन को जरूर नोटबुक में सॉल्व करना है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन जल्दी होगा और कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा। अदरवाइज आप मोल्स के फॉर्मूला से जाते तो फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। राइट ओके जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Suppose the elements x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2. When 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram, the atomic weight of x and y are. तो ये जरा हमें कैलकुलेट करना है। आसान है क्वेश्चन बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक तरफ हम लेते हैं xy2 और एक तरफ हम ले लेते हैं x3y2। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट कितना दिया है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ xy2, तो इसके मोल भी दे दिए हमें, हम मोल भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 0.1 गिवन वेट कितना दिया है, वेज 10 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकाल लेते हैं, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x
को x ही मान लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y को y ही मान लो। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 2y। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं 0.05, गिवन वेट आपको दिया हुआ है 9 ग्राम्स, और यहाँ हम कैसे निकाल लेंगे 3x प्लस 2y, ऐसे ही तो निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। आप एटम्स का नंबर चेक करते हो, उसको उससे मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो मॉलिक्यूलर वेट में, है ना। तो अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई, उसको सॉल्व करना है बस। क्वेश्चन को सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से करिएगा कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। तो x प्लस 2y, 0.1 नीचे 100 आ गया, 2y की वैल्यू विल बी 100 माइनस x। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो 0.05 इज इक्वल टू 9, 3x, 2y का हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 100 माइनस x। और यहाँ से आप पहले x कैलकुलेट कर लो, फिर y कैलकुलेट कर लो। x आ जाएगा 40, y आ जाएगा 30। इजी कैलकुलेशन है आगे, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So my dear students, in this question 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess? देख के पता चल रहा है क्वेश्चन इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पूछा, आपको पूछा है कौन सा रिएजेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, रिएजेंट इन एक्सेस। इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो 10th क्लास में भी पढ़ते थे, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है ना, व्हाइट कलर का ऑक्साइड। 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, 1 ग्राम मैग्नीशियम, इधर आपको कितना दिया है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको निकालना है रिएजेंट इन एक्सेस क्या है। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। साफ सी बात है, अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिएजेंट इन एक्सेस। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम यहाँ लाइन डाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सबसे पहले 1/24, और यहाँ पर 0.56/32 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए वी कैलकुलेट मोल रेशियो। मोल रेशियो इज इक्वल टू गिवन मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स, या इक्वेशन मोल्स भी बोल सकते हो आप इसको, जो इक्वेशन में हमें दिए हैं। तो मैं यहाँ से मोल रेशियो निकाल लेती हूँ। अब मोल रेशियो मैग्नीशियम का 1/24, और यहाँ कितना है 1, और मोल रेशियो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0.56/32, 1/2। जब हम सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.03 आएगा, और ये 0.04 आएगा। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो हमारा LR होता है। तो हेयर ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पूरा यूज होगा, वो रिएजेंट जो डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो रिएजेंट जो डिसाइड करेगा कि दूसरा रिएक्टेंट उससे कितने अमाउंट में रिएक्ट करेगा। तो अब O2 LR है, तो O2 रिएजेंट इन एक्सेस तो हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल हो गई, राइट। अब यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 24 ग्राम मैग्नीशियम। क्योंकि O2 पूरा पूरा यूज होगा, इसीलिए हमने यूनिटरी मेथड में O2 को लिया है। तो 0.56 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा, 24/16 इंटू 0.56। ये सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.84 ग्राम्स। हमें क्वेश्चन में कितना मैग्नीशियम दिया है 1 ग्राम, हमें ज़रूरत कितने की है 0.84 ग्राम्स, यानी कि बचा हुआ रिएजेंट इन एक्सेस है। तो एक्सेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.84.16। कुछ नहीं किया हमने, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को बैलेंस किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बच्चों को लगता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जल्दी क्वेश्चन करो। हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उतना ही टाइम आप फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को दे पाएंगे, राइट। सो हमें आपको बच्चे 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन अंडरलाइन करेंगे, मोलालिटी 1 दी है और सोल्यूशन एक्वस है, यानी कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और निकालनी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2000 बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है आपको, सॉल्वेंट का। तो ये आपको 1 दिया हुआ है, हमें ये निकालना है एक्स ऑफ सोल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर, 18 डायरेक्ट। एक्स ऑफ सोल्यूट सॉल्व करके आ जाएगी 0.01।
इजी था क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन में इतना कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम में भी मिलेगा, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन आपको आगे करोगे ना सॉल्व तो मिलेगा। तो 0.018 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेपर डेंसिटी, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला भी पूछा गया है 2021 में, है ना, तो वहाँ वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट एग्जामिनर यूज कर सकता है, तो रिवाइज करते टाइम वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 8 और हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 8 इज 16, तो जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया 16। Then the volume occupied by 24 gram of the gas at STP is, तो मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। आपको इसी गैस का 24 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, मोल्स आ जाएंगे और मोल्स को हम सेकंड वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से रिलेट करके वॉल्यूम एट STP निकाल सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, यूनिट्स का ध्यान रखना लीटर होना चाहिए, बाय 22.4 लीटर्स। सो वैल्यू पुट करते हैं, गिवन वेट कितना दिया है 24, नीचे 16 इक्वल्स गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, यही तो हमें निकालना है, एंड हियर 22.4। कैलकुलेशन भी इजी है, सॉल्व कीजिएगा साथ के साथ, यहां से सॉल्व करके आ जाएगा 33.6 लीटर्स। इजी है क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वो इक्विवेलेंट वेट निकालने के 3 मेथड्स हैं, तो उस पे एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के। तो देयर इज अ मेटल क्लोराइड, द वेट ऑफ द मेटल एंड क्लोरीन आर इन द रेशियो 1:2, और आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो क्लोराइड मेथड इस्तेमाल करेंगे। इन क्लोराइड मेथड डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन वेट ऑफ मेटल बाय गिवन वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, m ले लेते हैं, बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन में आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, so equivalent weight of metal is equal to given weight of metal multiply by equivalent weight of Cl2 divided by given weight of। अब आपको क्वेश्चन में वेट नहीं दिया, वेट का रेशियो दिया है मेटल और क्लोरीन का, तो हम वो यहाँ पुट करेंगे, गिवन वेट ऑफ मेटल बाय गिवन वेट ऑफ क्लोरीन 1/2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन ऊपर आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे, ECl2, ECl2 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर 71/2, 35.5 होता है ना, तो 35.5 इंटू 2, 71/2, 35.5, और यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 17.75 ग्राम्स। तो जो मेटल यहाँ पर है उसका इक्विवेलेंट वेट है 17.75 ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट आपको आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। n फैक्टर आपको आना चाहिए एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, रिडॉक्स रिएक्शंस में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ क्लोराइड मेथड का क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन मेथड, ऑक्सीजन मेथड, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। So my dear students, this was all about the lecture. टोटल क्वेश्चंस जो हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। अब आपको सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होगी। ये सभी क्वेश्चंस दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हैप्पी रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।